आज अपन पढ़ेंगे वेटनरी गाइनेकोलॉजी, ठीक है ना। गाइनेकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ गाइनेकोलॉजी होता क्या है। तो गाइनेकोलॉजी को अपन मेडिसिन की एक शाखा भी मान सकते हैं। तो गाइनेकोलॉजी में क्या होता है कि मादा जनन अंगों की फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। किसका? मादा पशु के मादा जनन अंगों की कार्यकी व पैथोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? गाइनेकोलॉजी के अंतर्गत। जबकि नर की कार्यकी और पैथोलॉजी का अध्ययन अपन वेटनरी एंड्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। गाइनेकोलॉजी के अंतर्गत मादा पशु के, देखिए सब परिभाषा वेटनरी गाइनेकोलॉजी क्या होता है? मादा पशु के मादा जनन अंगों की कार्यकी व पैथोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। मादा पशु के मादा जनन अंगों की पैथोलॉजी व कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। अब अपन वेटनरी गाइनेकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आगे वाली चीज़ अपन को समझ में आएगी नहीं। अपन पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी गाइनेकोलॉजी की। गाइनी से संबंधित टर्मिनोलॉजी में पहले आते हैं वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक्स। अब ये क्या होता है वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक्स? तो इसमें क्या होता है वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक्स में कि मेडिसिन की वह शाखा जिसमें मादा के गर्भकाल हो गया, प्रसव हो गया एवं प्रसव के बाद की क्या 3 अवस्था, पहली गर्भकाल, दूसरी प्रसव और तीसरी प्रसव के बाद की अवस्थाओं का देखभाल किया जाता है। समझ में आया? देख लो, वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक्स मादा पशु के गर्भकाल, प्रसव एवं प्रसव के बाद की अवस्थाओं के बारे में ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अगली आती है वेटनरी एंड्रोलॉजी। गाइनेकोलॉजी में मादा तो एंड्रोलॉजी में नर। तो इसमें क्या पढ़ते हैं कि वह शाखा जिसमें पशु के नर जनन अंगों की कार्यकी और पैथोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। किसका? नर जनन अंग की कार्यकी और पैथोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंड्रोलॉजी के अंतर्गत। अब आती वेटनरी थीरियोजिनोलॉजी। वेटनरी थीरियोजिनोलॉजी, अब समझिए वेटनरी थीरियोजिनोलॉजी क्या होता है। तो इस शाखा के अंतर्गत एंड्रोलॉजी हो गया, ठीक है ना, गाइनेकोलॉजी हो गया और ऑब्स्टेट्रिक्स हो गया। क्या क्या? एंड्रोलॉजी, गाइनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स, समझ में आया, आदि का अध्ययन किया जाता है। तो वेटनरी थीरियोजेनोलॉजी में किस किस का? एक तो एंड्रोलॉजी। एक बार देखो, वेटनरी थीरियोजेनोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत अपन किस किस का अध्ययन करते हैं? एंड्रोलॉजी, गाइनेकोलॉजी और ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है ना, आदि का अध्ययन किया जाता है। तो वेटनरी थीरियोजेनोलॉजी वह शाखा जिसमें एंड्रोलॉजी, गाइनेकोलॉजी तथा कृत्रिम गर्भधारण का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो थीरियोजेनोलॉजी तीनों का अध्ययन। फिर अपना आगे आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? बोले तो हिंदी में बोले तो वयस्कता। तो वह लैंगिक परिपक्वता की उम्र, एक उम्र है प्यूबर्टी, ठीक है ना, जिसमें प्राणी के जनन अंग क्रियाशील हो जाते हैं, वो उनमें जनन कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। तो प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी एक उम्र है जिसमें मादा के जनन अंग क्रियाशील हो जाते हैं, वो उसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है, इसे प्यूबर्टी कहते हैं। अगला अपने पास आता है स्ट्रस। अब स्ट्रस क्या होता है? ये भी एक समय है, ऐसा समय है, ठीक है ना, ये ऐसा समय है जिसमें मादा पशु का नर पशु की ओर सेक्सुअल डिज़ायर, बोले तो समागम इच्छा के लिए आकर्षित होती है। एक ऐसी उम्र के बाद मादा पशु नर पशु की ओर आकर्षित होती है, ठीक है ना, जो स्ट्रस में आना बोलते हैं। सेक्सुअल डिज़ायर की इच्छा इसमें जागृत हो जाती है स्ट्रस पीरियड में, सेक्सुअल डिज़ायर की इच्छा। आगे अपना आता है अनस्ट्रस। अनस्ट्रस क्या होता है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पशु पूर्णतः हीट या गर्मी में नहीं आता है या मध्य चक्र में नहीं आना। क्या क्या बोला? अनस्ट्रस में ना तो हीट में भी नहीं आता, गर्मी में या मध्य चक्र में नहीं आना, अनस्ट्रस कहलाता है। अगला अपना आता है गेस्टेशन पीरियड, बोले तो गर्भकाल। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड गर्भधारण, ठीक है ना, गर्भधारण से लेकर प्रसव के बीच के समय को गर्भकाल कहते हैं। जैसे ही मादा ने गर्भधारण करा तब से लेकर उसका प्रसव होगा नहीं, इस बीच के समय काल को गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल कहते हैं। गर्भधारण से लेकर प्रसव के बीच का समय गेस्टेशन पीरियड। अगला अपने पास आता है फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं अपन निषेचन। तो अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में शुक्राणु तथा अंडाणु का जुड़ना निषेचन कहलाते हैं। काई में? अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में, या ऐसे बोल सकते हैं एम्पुला स्टमक
जंक्शन भी बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में एम्पुला स्टमक जंक्शन भी होना तो वो लगा देना। या फिर नॉर्मली बोला जाए तो अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में शुक्राणु व अंडाणु का जुड़ना निषेचन कहलाता है। अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में शुक्राणु व अंडाणु का जुड़ना निषेचन कहलाता है। फिर आता है कॉन्स्टिपेशन या गर्भाधान। कॉन्स्टिपेशन बोले तो गर्भाधान क्या होता है, ये निषेचन हो गया, ठीक है ना। निषेचन के बाद पशु का गर्भ धारण करना गर्भाधान कहलाता है या कॉन्स्टिपेशन। देखो निषेचन हो गया, अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में शुक्राणु अंडाणु मिल गया, उसके बाद पशु का गर्भ धारण करना कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना। निषेचन के बाद पशु का गर्भ धारण करना गर्भाधान कहलाता है। पार्चुरेशन, अब गर्भधारण भी हो गया तब प्रसव हो जाएगा, ठीक है ना। तो गर्भकाल की समाप्ति पर भ्रूण सामान्य तरीके से जन्मनाल से बाहर आना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आ रहा, ठीक है ना। साथ ही उसका प्लेसेंटा भ्रूण भ्रूणी झिल्ली के बाहर आना प्रसव कहलाता है। क्या हुआ, जैसे गर्भकाल पूरा हो गया उसके बाद जो भ्रूण था ना वो सामान्य तरीके से जन्मनाल से बाहर आना, उसके साथ ही भ्रूण की भ्रूणी झिल्ली जैसे प्लेसेंटा आदि का बाहर आना प्रसव कहलाता। यूटोकिया, यूटोकिया क्या होता है, सामान्य प्रसव। मैंने पहले ही बताया किसी भी वर्ड के आगे यू लगा मतलब सामान्य, और टोकिया का मतलब होता है प्रसव, मतलब सामान्य प्रसव यूटोकिया। डिस का मतलब होता है डिफिकल्ट, 1 सेकेंड दिख नहीं रहा। अगला आता है डिस्टोकिया। डिस का मतलब होता है डिफिकल्ट और टोकिया का मतलब होता है प्रसव। तो असामान्य प्रसव या डिफिकल्ट प्रसव अपन इसको बोल सकते हैं। अगला आता है अपने पास इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन या रोपण भी कहते हैं हिंदी में इसको। इम्प्लांटेशन क्या होता है, भ्रूण का गर्भाशय के साथ स्थायी रूप से जुड़ना, यानी कि जो भ्रूण है ना वो गर्भाशय के साथ अगर स्थायी रूप से जुड़ गया तो उसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। भ्रूण का गर्भाशय के साथ स्थायी रूप से जुड़ना इम्प्लांटेशन, ठीक है। अगला अपने पास आता है फर्टिलिटी। क्या बोल रहे हैं, फर्टिलिटी। आज समझिए फर्टिलिटी क्या होती है। मादा पशु की वह क्षमता जिसके विपरीत नर पशु के साथ मेटिंग प्रक्रिया, समांगन, गर्भधारण, सामान्य आरोपण, गर्भकाल के बाद भ्रूण का पोषण, गर्भकाल पूर्ण करने से पहले मादा का सामान्य बच्चे को जन्म देना। एक बार और समझिए प्रजनन क्षमता क्या होती है। तो मादा पशु की वह क्षमता, ठीक में, जिसमें वो नर पशु के साथ मेटिंग सामान्य प्रक्रिया करेगी, सामान्य गर्भधारण, सामान्य आरोपण और गर्भकाल के भ्रूण का पोषण तथा गर्भकाल पूर्ण होने के बाद सामान्य बच्चे को जन्म देना ही प्रजनन करने की क्षमता कहते हैं। बोले तो सब कुछ नॉर्मल हुआ, नॉर्मल उसकी मेटिंग प्रक्रिया हुई नर के साथ, नॉर्मल गर्भधारण हुआ, नॉर्मल आरोपण हुआ, गर्भकाल पूरा हो गया, ठीक है ना, भ्रूण को सही से पोषण मिला और गर्भकाल पूरा करने के बाद नॉर्मल रूप से बच्चे का जन्म देना प्रजनन क्षमता या फर्टिलिटी कहलाता है, यानी कि बच्चे जन्म देना, नॉर्मल बच्चे को जन्म देना फर्टिलिटी। अब अपन पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी क्या होता है। अगली परिभाषा अपने पास आती है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है कि जनन तंत्र में किसी बीमारी या किसी प्रकार के व्यवधान के कारण कुछ समय के लिए प्रजनन क्षमता में कमी होना। इनफर्टिलिटी में क्या होता है, किसी प्रकार का संक्रमण या कोई बीमारी होगी तो कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए प्रजनन क्षमता में कमी होना, इस स्थिति को इनफर्टिलिटी बोलेंगे। एक बार और सुनिए, जनन तंत्र में किसी प्रकार की अगर बीमारी हो गई हो तो उसके कारण कुछ समय के लिए प्रजनन क्षमता में कमी हो जाना इनफर्टिलिटी कहलाता। फिर आता स्टरलिटी, हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। स्टरलिटी को अपन बांझपन भी बोल सकते हैं। क्या, बांझपन या स्टरलिटी क्या होता है, यदि पूर्ण रूप से प्रजनन क्षमता खत्म हो गई तो इस स्थिति को स्टरलिटी बोलेंगे। आंशिक रूप से हुई तो इनफर्टिलिटी, नॉर्मल हो रहा है सब कोई दिक्कत नहीं, फर्टिलिटी देखो फर्टिलिटी सब नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं, इनफर्टिलिटी कुछ समय के लिए प्रॉब्लम आ गई थी बट ठीक हो गया। स्टरलिटी पूर्णतः बांझ, ठीक है ना। यदि पूर्णतः ही प्रजनन क्षमता खत्म हो जाए तो इस दशा को स्टरलिटी कहते हैं। अगला आता है टेरेटोलॉजी। अब टेरेटोलॉजी क्या होता है, तो भ्रूण विज्ञान और पैथोलॉजी का वह भाग जिसमें भ्रूण से शिशु में कोई असामान्य विकार या कोई अवांछनीय गुण उत्पन्न हो जाता है। मतलब शिशु से संबंधित है, शिशु में कोई भी अवांछनीय गुण या असामान्य विकास अगर उत्पन्न हो गया उसे टेरेटोलॉजी बोलेंगे, ठीक है ना। भ्रूण से शिशु तक में कोई असामान्य विकास या अवांछनीय गुण उत्पन्न होना टेरेटोलॉजी, यानी कि भ्रूण से संबंधित, भ्रूण में कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसका अध्ययन टेरेटोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है ना। भ्रूण
भ्रूण में कोई असामान्य विकार या कोई अवांछनीय गुण उत्पन्न ना हो, टेरेटोलॉजी। ठीक है, अगली परिभाषा अपने आते फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स क्या होता है। फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स सुनिएगा, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स क्या होता है। जब प्रसव क्रिया के दौरान बच्चा सर्विक्स को धकेलता है, जब प्रसव का टाइम आ जाता है ना, उस टाइम बच्चा सर्विक्स को धकेलेगा तो क्या होगा कि सर्विक्स को धकेलता है तो जैसे ही उसके पैर सर्विक्स को छूते हैं, क्या बोला मैं, जब प्रसव प्रक्रिया के दौरान बच्चा सर्विक्स को धकेलता है तो जैसे ही उसके पैर सर्विक्स को छूते हैं तो सर्विक्स में उद्दीपन होता है और इससे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है ना, इसे फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोला, जब प्रसव क्रिया के दौरान बच्चा सर्विक्स को धकेलता है तो बच्चे के पैर सर्विक्स को टच होंगे तो सर्विक्स में उद्दीपन होगा और ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होगा, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। ठीक है ना, एक बार और, प्रसव क्रिया के दौरान बच्चा सर्विक्स को धकेलता है, उसके पैर सर्विक्स को छूते हैं, सर्विक्स में उद्दीपन होता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स कहते हैं। अगला अपने पास आता है बूलर। बूलर क्या होता है, मादा पशु हीट या गर्मी जैसे लक्षण प्रदर्शित करने लग जाती है। ठीक है ना, बूलर में क्या होता है कि मादा पशु होती है ना, हीट या गर्मी जैसे लक्षण प्रदर्शित करती है लेकिन दूसरे नर पशु को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देती। हीट के लक्षण शो करेगी लेकिन दूसरे जो नर पशु उनको अपने ऊपर चढ़ने नहीं देती है, बल्कि खुद दूसरी मादा पर सांड की भांति चढ़ती। इस प्रक्रिया को बूलर कहते हैं। बूलर में क्या होता है, मादा हीट के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, दूसरे नर को अपने ऊपर नहीं चढ़ती लेकिन स्वयं ही दूसरे मादा पर नर सांड की भांति चढ़ती है, जिसे बूलर कहते हैं। ठीक है ना, हीट के लक्षण प्रदर्शित करते, दूसरे को नहीं चढ़ने देती लेकिन स्वयं दूसरे के ऊपर चढ़ती है। अगला अपने पास आता है यूटेराइन इनर्शिया। यूटेराइन इनर्शिया क्या होता है, गर्भाशय में भ्रूण का सामान्य रूप से बाहर नहीं निकल पाना। ठीक है ना, अर्थात गर्भाशय में सामान्य संकुचन प्रक्रिया का नहीं होता। यूटेराइन इनर्शिया यानी गर्भाशय में संकुचन नहीं हो रहा है तो इसे यूटेराइन इनर्शिया बोलेंगे। ठीक है, भ्रूण नॉर्मल रूप से बाहर नहीं निकल पा रहा ये बोल सकते हैं, या फिर गर्भाशय में नॉर्मल संकुचन प्रक्रिया नहीं हो रही है तो यूटेराइन इनर्शिया में क्या बोलेंगे, सामान्य संकुचन प्रक्रिया का नहीं होना, यूटेराइन इनर्शिया। आगे अपने पास आता है रिपीट ब्रीडर। ठीक है ना, रिपीट ब्रीडर क्या होता है, ये वह गाय होती है जो साधारण मत चक्र नॉर्मल स्ट्रा साइकिल आ रहा है। ठीक है ना, अच्छी जनन क्षमता वाले सांड से के वीर्य से अपन उसकी एआई भी कर रहे हैं फिर भी गर्भित नहीं हो रही। रिपीट ब्रीडिंग क्या बोलेंगे भैया, टाइम पे स्ट्रेस में आ रही है और अच्छी क्वालिटी वाले सीमन से एआई करने के बाद भी अगर वो गर्भित नहीं होते तो रिपीट ब्रीडिंग। एक बार और सुन लीजिए, वह गाय जो साधारण मत चक्र में अच्छी जनन क्षमता वाले नर सांड के वीर्य से कृत्रिम गर्भधान करने के बाद भी गर्भित नहीं होती, नॉर्मल स्ट्रेस में आ रही, अपन एआई भी कर रहे, सब कुछ टाइम से और अच्छे सीमन क्वालिटी से एआई करने के बाद भी गर्भित नहीं हो रही, तो इसको बोलेंगे रिपीट ब्रीडिंग। ठीक है ना, अगला आता है निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया क्या होता है, तो निम्फोमेनिया मेनली फॉलिकुलर सिस्टम में एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता के कारण। क्वेश्चन बन सकता है निम्फोमेनिया कौन सी सिस्ट, तो फॉलिकुलर सिस्टम में एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता के कारण मादा पशु का अधिक समय तक तीव्र लक्षणों के साथ मद में रहना, बहुत लंबे समय तक हीट में रहना। तो पहली बात क्या याद रखना, निम्फोमेनिया में फॉलिकुलर सिस्टम में एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता के कारण क्या होगा, मादा पशु अधिक समय तक क्या तीव्र लक्षणों के साथ मद में रहना। निम्फोमेनिया हमने हमेशा लंबे समय तक हीट में रहेगी, किस कारण, फॉलिकुलर सिस्टम में एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता के कारण। निम्फोमेनिया एक बार और, फॉलिकुलर सिस्टम में एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता के कारण मादा पशु का अधिक समय तक तीव्र लक्षणों के साथ मद में रहना निम्फोमेनिया कहलाता है। अगला आता है सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन क्या होता है, गर्भित पशु का स्ट्रेस में आकर पुनः निषेचित हो जाना। प्रेग्नेंट है पशु, उसके बाद भी स्ट्रेस में आ गया और फिर से निषेचित हो गया तो उसे सुपरफिटेशन बोलेंगे। क्या, गर्भित पशु का स्ट्रेस में आकर पुनः निषेचित होना, सुपरफिटेशन। सुपरफेकुंडेशन, अब सुपरफेकुंडेशन क्या होता है, पहले से निषेचित मादा है तो उसी स्ट्रेस में दूसरे से निषेचित हो जाना। सुपरफेकुंडेशन क्या है, पहले से निषेचित मादा में उसी स्ट्रेस में दूसरे अंडाणु से निषेचित होना, सुपरफेकुंडेशन। सुपरफिटेशन क्या है, गर्भित मादा पशु का स्ट्रेस में आकर पुनः निषेचित होना, सुपरफिटेशन। क्या होता है, गर्भित मादा है ना, स्ट्रेस में आकर फिर से निषेचित हो गए तो उसे सुपरफिटेशन बोलेंगे। जबकि सुपरफेकुंडेशन में क्या होगा,
पहले से निषेचित मादा उसी स्ट्रेस साइकिल में दूसरे अंडाणु से निषेचित होना सुपर फेकुंडेशन कहलाता है। ठीक है, एक आधी परिभाषा और देख लेते हैं, एक दो और कोई देखो। एआई क्या होता है? एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? एआई को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कृत्रिम विधि द्वारा। कैसे? कृत्रिम विधि द्वारा सांड का वीर्य एकत्रीकरण कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, सांड के वीर्य को एकत्रीकरण के बाद मादा के मध्यकाल के समय जब गाय देखो वीर्य को इकट्ठा कर लिया, फिर गाय हीट में आई, ठीक है ना, तो उस समय मादा के प्रजनन अंगों में या तो सर्विक्स में डालेंगे या गर्भाशय में डालेंगे एआई गन के द्वारा। ठीक है ना, उचित समय में स्वच्छतापूर्वक वीर्य को डालना या स्थापित करना कृत्रिम गर्भाधान या एआई कहलाता है। सुनिएगा, कृत्रिम विधि द्वारा स्वस्थ सांड के वीर्य को एकत्रीकृत करके मादा के मध्यकाल के समय उसके प्रजनन अंगों की सर्विक्स या गर्भाशय में यंत्रों की सहायता से उचित समय पर स्वच्छतापूर्वक वीर्य को डालना स्थापित करना एआई कहलाता है। ठीक है, शॉर्टकट में समझिए एआई क्या होता है? सांड से सीमन एकत्रित करा अच्छी क्वालिटी वाला, जो हीट में गाय है, ठीक है ना, उसमें या तो सर्विक्स में डालेंगे या गर्भाशय में डालेंगे। अलग अलग जानवरों में अलग अलग जगह पे डालते हैं, ठीक है ना, सर्विक्स में डालेंगे या गर्भाशय में। यंत्रों के द्वारा बोले तो एआई गन के द्वारा डालते हैं अपन, या इस योनि इसके अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यंत्रों के द्वारा करेक्ट टाइम में जिस टाइम पे डालना उसी टाइम पे डालना एआई कहलाता है। ठीक है, अगली परिभाषा अपन देखते हैं, बिल्डिंग अप पीरियड क्या होता है? क्या? बिल्डिंग अप पीरियड। अब बिल्डिंग अप पीरियड क्या होता है ये समझिए। ये प्री स्ट्रेस की अंतिम अवस्था। कौन से? प्री स्ट्रेस की अंतिम अवस्था जिसमें मादा पशु सहवास के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाती, अथवा इसको ब्लीडिंग अप अवधि, ब्लीडिंग अप पीरियड भी बोलते हैं। देखो ब्लीडिंग अप अवधि क्या है? यह मध्य चक्र प्री स्ट्रेस की अंतिम अवस्था। कौन से? प्री स्ट्रेस की अंतिम अवस्था है जिसमें मादा पशु सहवास के लिए तैयार हो जाती है एकदम कंप्लीट। ठीक है ना, तो प्री स्ट्रेस की अंतिम अवस्था जिसमें मादा पशु सहवास के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो, इस अवस्था को ब्लीडिंग अप पीरियड कहते हैं। क्या बोला एक बार और समझिए। प्री स्ट्रेस की लास्ट स्टेज है जिसमें मादा पशु सहवास के लिए तैयार है, तो उसे बिल्डिंग अप पीरियड कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फीटल ममीफिकेशन क्या होता है। इनके डिटेल चैप्टर अपन पढ़ेंगे, अभी सिर्फ परिभाषा। ठीक है ना, फीटल ममीफिकेशन क्या होता है? फीटल ममीफिकेशन क्या होता है सुनिए। देखो, जब बच्चा मादा पशु के गर्भाशय में किन्हीं कारणों से मर गया, किसी भी कारण से बच्चा गर्भाशय में मर गया, तो क्या होता? उस स्टेज में फीटल व प्लेसेंटा द्रव वापस अवशोषित हो जाते हैं। क्या क्या? फीटल और प्लेसेंटा द्रव वापस अवशोषित हो जाते हैं, तथा बच्चा जो होता है मृत रूप से गर्भाशय में पड़ा रहता है, लेकिन संक्रमण नहीं होता है, जिस कारण से बच्चा सड़ता नहीं है। ठीक है ना, बच्चा नहीं सड़ता। ऐसी स्थिति को फीटल ममीफिकेशन, और सड़ेगा उसे मैसेरेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी कारण से बच्चा मर गया तो फीटल और प्लेसेंटा जो द्रव है ना वापस एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बच्चा गर्भाशय में पड़ा रहता है, फीटल और प्लेसेंटा के जो द्रव है वापस अवशोषित हो जाते हैं, लेकिन गर्भाशय में संक्रमण नहीं होता है। इसे फीटल ममीफिकेशन बोलते हैं। एक बार सुनिएगा, जब बच्चा मादा पशु के गर्भाशय में किन्हीं कारणों से मर जाता है तो फीटल और प्लेसेंटा के द्रव अवशोषित हो जाते हैं, तथा बच्चा मृत रूप से गर्भाशय में पड़ा रहता है, लेकिन संक्रमण नहीं होने के कारण बच्चा सड़ता नहीं है। महत्वपूर्ण बात, बच्चा सड़ता नहीं है। ऐसी स्थिति को फीटल ममीफिकेशन बोलते हैं। अब अगला देखते हैं अपन, फीटल मैसेरेशन। क्या? फीटल मैसेरेशन। फीटल मैसेरेशन क्या? इसमें बच्चा किसी भी कारण से गर्भाशय में मर गया, ठीक है ना, तथा सड़ जाता है और बाद में एबॉर्शन हो जाता है। इस स्थिति को फीटल मैसेरेशन बोलेंगे। ममीफिकेशन में बच्चा नहीं सड़ रहा था, लेकिन ममीफिकेशन में बच्चा नहीं सड़ रहा था, लेकिन फीटल मैसेरेशन में बच्चा सड़ जाता है मरने के बाद। इस स्थिति में एबॉर्शन हो जाता है। इस स्थिति को फीटल मैसेरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, फीटल मैसेरेशन में बच्चा सड़ जाता है, फीटल ममीफिकेशन में नहीं जड़ता। फीटल ममीफिकेशन में सिकुड़ जाता है एकदम, पेपर जी बिल्कुल सिकुड़, हड्डी बचती है, बाकी फीटल और जो प्लेसेंटा द्रव सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना, और मैसेरेशन में सड़ जाता है और सड़ने के बाद एबॉर्शन हो सकता है, एबॉर्शन हो जाता है। अगली परिभाषा देख लेते हैं अपन। क्या बोल रहा हूँ मैं? स्टेर, STER, स्टेर लाइक अपीयरेंस।
स्टेयर लाइक अपीयरेंस, ये ए है। स्टेयर लाइक अपीयरेंस क्या होता है? स्टेयर लाइक अपीयरेंस, ठीक है ना। तो मादा पशु के अंडाशय पर लंबे समय तक सिस्ट बनी रह जाती। कभी कभी क्या होता है कि मादा पशु के अंडाशय पर बहुत लंबे समय तक सिस्ट बनी रही रहेगी। तो क्या होगा, इससे एड्रिनल ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होने से क्या होगा कि मादा पशु के अंडाशय पर लंबे समय तक सिस्ट रहती है। तो इसमें क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि से टेस्टोस्टेरिन, कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरिन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होने से मादा पशु का सिर व गर्दन सांड की भांति मांसल व मोटा हो जाता है। ऐसी स्थिति को स्टेयर लाइक अपीयरेंस कहते हैं। सुनिए, स्टेयर लाइक अपीयरेंस क्या है? मादा पशु में अंडाशय पर लंबे समय तक सिस्ट रहती है। इसमें क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होने से जो मादा का सिर व गर्दन है सांड की भांति मांसल व मोटी हो जाती है। ऐसी स्थिति को स्टेयर लाइक अपीयरेंस कहते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। बाकी का अपन आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।